हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू विजेता सीरीज। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमने वन शॉट वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करा था। आई होप आपने वो अच्छे से कवर करा होगा और उसी की नॉलेज को यूटिलाइज करके आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलो फिर, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, Why are the antibodies produced by the B lymphocytes refers to as S2L2? तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है एंटीबॉडीज को S2L2 क्यों बोलते हैं, गिव अ रीजन। तो एंटीबॉडीज को बच्चा हम H2L2 क्यों बोलते हैं? भाई इसका सिंपल सा रीजन ये है, एंटीबॉडी का अगर स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो लाइट चेन होती हैं और साथ ही क्या होंगी बच्चों, दो हैवी चेन्स होंगी। दो लाइट चेन्स और दो हैवी चेन। तो दो लाइट चेन है L2, दो हैवी चेन है H2, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, H2L2। सिंपल। डायग्रामेटिकली भी याद कर लो, ऐसा कुछ वाई शेप स्ट्रक्चर था। हाँ सर बिल्कुल था। अब इस वाई शेप स्ट्रक्चर की बच्चा मैं बात करूं तो वाई शेप स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइट चेन, ये क्या हो जाएगी लाइट चेन, और ये क्या हो जाएगी हैवी चेन। तो एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो हैवी चेन्स होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं। दो हैवी चेन है H2, दो लाइट चेन है L2। सिंपल, राइट। नेक्स्ट देखो, स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल्स इन एलर्जी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, मास्ट सेल्स का एलर्जी रिस्पॉन्स में क्या फंक्शन होता है। मास्ट सेल्स का एलर्जी रिस्पॉन्स में क्या फंक्शन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एलर्जन है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक एलर्जन है, इस एलर्जन से जाकर हमारी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। इस एलर्जन से जाकर कौन बाइंड करेगी, हमारी एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी करती है, IgE एंटीबॉडी। बाइंड करवा देते हैं, तो ये हो गई बच्चों हमारी IgE एंटीबॉडी। अब IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगी किसको, मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मतलब बेसिकली बच्चों मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, अगर एलर्जन प्रेजेंट है तो एलर्जन के खिलाफ IgE एंटीबॉडी बनेगी और ये IgE एंटीबॉडी फर्दर एक्टिवेट करेगी मास्ट सेल्स को। क्या हो जाएगा, मास्ट सेल्स का बच्चों एक्टिवेशन हो जाएगा मास्ट सेल्स का। और मास्ट सेल्स का जो एक्टिवेशन हुआ, इन रिस्पॉन्स दे विल रिलीज हिस्टामीन। क्या रिलीज करेंगी, ये हिस्टामीन को रिलीज करेंगे, जो कि क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। जो कि क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो हिस्टामीन रिलीज हुआ जो कि एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा। वैसोडाइलेटर क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे एलर्जी वाले एरिया में क्या देखने को मिलेगा आपको, रेडनेस, स्वेलिंग। जिससे एलर्जी वाले एरिया में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। पॉइंट समझ में आया। एलर्जन था, उसके खिलाफ IgE एंटीबॉडी बनी, जो कि खाली कब बनती है, जो कि खाली एलर्जी के दौरान बनती है। जो कि खाली कब बनती है बच्चों, एलर्जी के दौरान बनती है। और IgE एंटीबॉडी फर्दर मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगी। मास्ट सेल्स क्या करेंगी, हिस्टामीन को रिलीज करेंगी। हिस्टामीन होता है वैसोडाइलेटर, वेसल्स को कर देगा डायलेट, फैला देगा। मतलब अगर ये नॉर्मल ब्लड वेसल है तो ये इसको डायलेट कर देगा। अब देखो, इसको डायलेट करने की वजह से ब्लड इस एरिया में ज्यादा फ्लो करेगा। तो ब्लड इस एरिया में ज्यादा फ्लो करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, तो रेडनेस ब्लड की वजह से, और स्वेलिंग आ जाएगी इस एरिया में, जो कि एलर्जी में देखने को मिलता है, होता है ना, स्पॉट्स आ जाते हैं ईचिंग करने की वजह से। तो ये हो गया रोल या फंक्शन मास्ट सेल्स का किसमें, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बीच में डिफरेंशिएट करो और एक एग्जांपल के साथ। देख लो, सिंपल है। एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो आपको याद होगा मैंने बोला था एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम इज एक्टिव, होस्ट इम्यून सिस्टम इज एक्टिव। होस्ट का इम्यून सिस्टम यहां पर एक्टिव है। अब देखो, होस्ट का इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट है बच्चों, अगर होस्ट का इम्यून सिस्टम यहां पर एक्टिव हो रहा है तो विल प्रोड्यूस व्हाट, होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा और साथ ही साथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। और इन दोनों के साथ साथ
बच्चों इन दोनों के साथ साथ मेमोरी सेल्स क्रिएट होंगी कि नहीं होंगी? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो मेमोरी बी सेल्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब मेमोरी टी सेल्स, तो साथ में साथ साथ क्या हो रही है यहाँ पर? मेमोरी क्रिएट हो रही है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है, चाहे वो नेचुरली कर रहा है चाहे वो आर्टिफिशियली कर रहा है। अब पैथोजन एंटर कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है बी सेल्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है टी सेल्स, और साथ में मेमोरी का क्रिएशन हो रहा है। वही बात करी जाए पैसिव इम्यूनिटी की, तो होस्ट इम्यून सिस्टम इज नॉट एक्टिव। होस्ट इम्यून सिस्टम इज नॉट एक्टिव। बच्चों होस्ट का इम्यून सिस्टम यहां पर एक्टिव नहीं है। होस्ट का इम्यून सिस्टम बच्चों यहां पर एक्टिव नहीं है। और इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है क्यों? क्योंकि यहां पर हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। डेडली माइक्रोब के केसेस में, डेडली माइक्रोब के केसेस में हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, और उस केस में चाहिए होती है हमें पैसिव इम्यूनिटी। राइट, याद रखना, डेडली माइक्रोब के केसेस में हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अगर हम वेट करेंगे होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और मारेगा, तब तक बहुत देर हो सकती है। लाइक स्नेक बाइट के केस में, कि अगर हम वेट करेंगे कि इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, उसको खत्म करेगा, तो तब तक डेथ हो सकती है पर्सन की। तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पर होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें चाहिए बच्चों यहाँ पर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। एंड दिस इज द रीजन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हैं। हम यहां पर दे रहे हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हम यहां पर क्या दे रहे हैं बच्चों? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हम यहां पर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहां पर मेमोरी का क्रिएशन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या होगा? बाद में जब चिकन पॉक्स से वो रिकवर करेगा, तो उसके पास चिकन पॉक्स के खिलाफ क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मेमोरी। और यहां पर बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेमोरी का क्रिएशन नहीं है। एग्जाम्पल बच्चों, एंटी वेनम हो गया। किसके केस की बात करूं मैं? स्नेक बाइट के केस में। तो यहां पर एंटी वेनम हो गया स्नेक बाइट के केस में। राइट, नेक्स्ट। अब इसको देखो, वाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज नॉट रिकमेंडेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स की दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिकमेंड क्यों नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इंजेक्शन नीडल को अगर शेयर करा जा रहा है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट हो रहा है। बॉडी फ्लूइड्स का क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है। तो कई सारी बच्चों ऐसी बीमारियां हैं, बच्चों कई सारी ऐसी बीमारियां जो कि बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से स्प्रेड होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि अगर यहां पर इंजेक्शन नीडल्स दो पर्सन में शेयर करी जा रही है, तो उनका बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आ रहा है। और ऐसी कई सारी बीमारियां जो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट से फैलती हैं। एग्जांपल, एक खतरनाक बीमारी एड्स, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से स्प्रेड होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। दूसरी खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस बी। तो अगर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट आ रहा है, कैसे? शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल की वजह से, इंजेक्शन नीडल की वजह से, तो यहां पर ये बीमारियां स्प्रेड हो सकती है। यहां पर ये बीमारी क्या हो सकती है बच्चों? स्प्रेड हो सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, दो इंडिविजुअल्स के बीच में इंजेक्शन नीडल को शेयर नहीं करा जाता, इसलिए रिकमेंड नहीं करा जाता। राइट, तो इसकी वजह से ये बीमारियां फैल सकती है, इसलिए रिकमेंड हम नहीं करते। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप स्टार्टेड स्नीजिंग एंड वीजिंग। बच्चों एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल ट्रिप पे गया, और उसने क्या करा? स्नीज करना शुरू कर दिया, वीजिंग करना शुरू कर दिया। वीजिंग का मतलब होता है जब कोई खांस रहा है तो सीटी जैसा साउंड आता है, विसल जैसा साउंड आता है। राइट, और आपको याद भी होगा, वीजिंग की अगर मैं बात करूं, तो वीजिंग साउंड आपको एस्थमा के केस में देखने को मिल जाता है। किसके केस में बच्चों? एस्थमा के केस में। और आपको पता है ना, एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एस्थमा क्या है बच्चों? एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। राइट, ओके। तो एक स्टूडेंट स्कूल ट्रिप पे गया, उसने स्नीजिंग और वीजिंग करना शुरू कर दिया जैसे ही वो रीच पहुंचा कहां पर? हिल स्टेशन में। जैसे ही वो हिल स्टेशन में पहुंचा, और उसके पास कोई एक्सप्लेन रीजन नहीं था, और जैसे ही वो वापस प्लेन पर आया, जैसे ही बच्चों प्लेन पर आया, उसके सिम्टम्स खत्म हो गए। व्हाट इज सच अ रिस्पॉन्स कॉल्ड? ऐसे रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? हाउ डज द बॉडी प्रोड्यूस, और बॉडी उसे कैसे प्रोड्यूस करिए। तो यार जैसा कि मैंने बोला, यहां पर बच्चे को हुई है एलर्जी, यहां पर बच्चे को हुई है एलर्जी। अब एलर्जी का रीजन क्या हो सकता है बच्चों? एलर्जी का रीजन हो सकता है वहां पर सिंपल एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। हिल स्टेशन में, क्या होगा बच्चों? सिंपल एजेंट्स प्रेजेंट होंगे।
बेसिकली सिंपल एंटीजेंस, और इन सिंपल एंटीजेंस का मैंने आपको नाम बताया था, इनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। हो सकता है उस हिल स्टेशन में, हो सकता है उस हिल स्टेशन में कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके पोलन ग्रेन्स उस बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए क्या हो गए, एलर्जेंस की तरह काम करेंगे, और उसकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल गया। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में क्या होता है, स्नीजिंग होता है, वीजिंग होता है। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज की बात करें तो बच्चों स्नीजिंग देखने को मिलता है, वीजिंग देखने को मिलता है, रनिंग नोज देखने को मिलता है, वाटरी आईज देखने को मिलता है। दीज आर दी सिम्टम्स, राइट। उसके अलावा क्या, रनिंग नोज, और क्या बोला मैंने, वाटरी आईज। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, बिल्कुल देखने को मिलते हैं, राइट। तो रीजन क्या है कि भाई वो हिल स्टेशन में गया, वहां पर कोई भी एक ऐसा एजेंट या सिंपल एंटीजन हो सकता है जो उसकी बॉडी के लिए एलर्जन है, और उस एलर्जन ने उसकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा। तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं एलर्जी। उस रिस्पॉन्स को भैया हमने बोल दिया एलर्जी। पहली चीज का तो आंसर ये हो गया। दूसरा, हाउ डज द बॉडी प्रोड्यूसेस, बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है, भाई बॉडी इस तरीके से प्रोड्यूस करती है, एलर्जन है, इस एलर्जन के खिलाफ बॉडी प्रोड्यूस करेगी एक्सरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इस एलर्जन के खिलाफ बच्चों बॉडी प्रोड्यूस करेगी एक्सरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे प्रोड्यूस करती है भाई, आईजीई एंटीबॉडीज बनेंगी, आईजीई एंटीबॉडी बनेंगी बच्चों, और ये क्या करेंगी, मास्ट सेल्स को या बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देंगी, और वो क्या करेंगी, वो वैसोडाइलेटर को रिलीज करके वैसोडाइलेशन करवा देंगी, जिससे रेडनेस वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। तो ये चीज हुई है, और जैसे ही वो वापस आया, उस पोलन ग्रेन का या उस एलर्जन का कांटेक्ट उसकी बॉडी से दूर हो गया, तो सिम्टम्स हट गए, राइट। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमंस। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमंस। तो एसेक्सुअल फेज, तो आपको पता है बच्चों, अगर मलेरिया की बात करें एसेक्सुअल फेज कहां पर होता है, ह्यूमंस के अंदर, और सेक्सुअल फेज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये कहां देखने को मिलेगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में हमें ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है बात। अब वो कह रहा है कि कौन सा एसेक्सुअल फेज ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है, तो बच्चों याद है स्पोरोजोइट्स। तो ह्यूमंस के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट इज स्पोरोजोइट्स। डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमंस। तो स्पोरोजोइट्स याद है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सिकल शेप स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते थे। जब वो हमारे ब्लड को सक करता था तो अपने सलाइवा के साथ एंटीकोगुलेंट इंट्रोड्यूस करता था हमारी बॉडी में, और उसी के साथ साथ स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करते थे, जो आगे जाकर क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे ह्यूमंस के अंदर, जो आगे जाकर क्या करेंगे, मल्टीपल फिजन करेंगे ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद बच्चों हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने बोला था कि कुछ स्पोरोजोइट्स जब आरबीसी के अंदर जाते हैं तो दे फॉर्म गैमेटोसाइट्स। तो क्या बनाते हैं, गैमेटोसाइट्स को बनाते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल फीमेल गैमेटोफाइट की फर्दर डेवलपमेंट हमारी बॉडी में हो नहीं सकती, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। तो इसके लिए इसको जाना होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, यानी मॉस्किटो के अंदर जाता है। और मॉस्किटो के अंदर ये गैमेटोसाइट्स क्या बनते हैं, गैमेट्स, जिनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट, जिसके बाद दोबारा से क्या बनते थे, स्पोरोजोइट्स। तो गैमेटोसाइट्स अगेन कहां बन रहे हैं, ह्यूमन के अंदर। गैमेटोसाइट्स कहां बन रहे हैं, गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसीज ऑफ ह्यूमन, और इनका, इनसे जो बनेगा गैमेट, इनसे जो बनेगा गैमेट एंड जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। क्यों, क्योंकि इन्हें चाहिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल में फर्दर डेवलपमेंट हो नहीं सकती। ये स्टेजेस हो गई, राइट, कि गैमेटोसाइट्स की फर्दर डेवलपमेंट होगी कहां पर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। इस तरीके से आप लाइफ साइकिल के थ्रू इसको आंसर कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया इन ह्यूमंस एंड मेंशन वन स्पेसिफाई सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम डायर हमें लिखना है किसका, जो निमोनिया को कॉज करता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं निमोनिया की, तो निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट्स दो थे, एक तो था
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों का लिख दिया हमने नाम, जो आपको याद रहे आप वो लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, स्पेसिफाई सिम्टम्स क्या बच्चों, निमोनिया की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन कहाँ होता है, एल्विलाई के अंदर इन्फेक्शन होता है, एल्विलाई के अंदर इन्फेक्शन होता है, राइट। एल्विलाई या एयर सैक ऑफ लंग्स। स्पेसिफाई सिम्टम्स क्या है, accumulation of accumulation of fluid accumulation of fluid in alveoli की वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। यस, तो बच्चों अगर निमोनिया की बात करूं तो निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट होते हैं बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करूं तो देखो निमोनिया में इन्फेक्शन होता है एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है जिससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज कहां होता है, एल्वेलाई के अंदर होता है। तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी या फिर रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेंड माल्ट एंड मेंशन एनी वन लोकेशन ऑफ इट इन द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों कह रहा है माल्ट को एक्सपेंड करो और उसकी एक लोकेशन बताओ। तो बच्चों माल्ट इज व्हाट, माल्ट इज म्यूकोसल associated lymphoid tissue। माल्ट इज व्हाट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। माल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होता है। लोकेशन की बात करें तो 3 लोकेशन हमें पता है प्रोमिनेंटली बच्चों। म्यूकोसल मतलब क्या, म्यूकोसा वाला ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इन तीनों में से आप किसी भी लोकेशन को मेंशन कर सकते हो और आपको पता है ये 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू होता है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, बच्चों कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए 3 डायमेंशनल इमेज चाहिए हमें टिश्यू की, एसेंशियल है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन करना है कैंसर का तो 3 डायमेंशनल इमेज चाहिए टिश्यू की हमें। नेम दी टेक्निक, टेक्निक का नाम बताओ जिससे हम 3 डायमेंशनल इमेज ला सकते हैं। उसका बेसिस क्या है जिसकी वजह से वो 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट कर देती है लिविंग टिश्यू की। तो बच्चों 3 डायमेंशनल इमेज बनानी है तो इसके लिए हमें चाहिए सिटी स्कैन। इसके लिए हमें कौन सी टेक्निक चाहिए, सिटी स्कैन। और हेयर सिटी मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी मींस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो कि क्या करती है, यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑर्गन, टिश्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। यस, क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि भाई हमें कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करना है और उसके लिए बच्चों 3 डायमेंशनल इमेज चाहिए। कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करना है उसके लिए हमें 3 डायमेंशनल इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिटी स्कैन को यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी का यूज करेंगे। क्या करता है, क्वेश्चन क्या रखा ना, टेक्निक का बेसिस क्या है, तो भैया ये एक्सरेस का इस्तेमाल करता है और एक्सरे के इस्तेमाल से 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है लिविंग ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू ओपियोइड्स द कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि हमें आंसर करना है ओपियोइड्स के रेफरेंस में, ठीक है। वेयर इन अवर बॉडी आर द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहां पर होते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ओपियोइड रिसेप्टर्स की, तो बच्चों अगर मैं बात करूं ओपियोइड रिसेप्टर्स की, तो ओपियोइड रिसेप्टर हमारे कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ओपियोइड रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ए का तो आंसर बच्चा ये हो गया, बी। व्हाट इज हेरोइन केमिकली नोन एज। तो हेरोइन का केमिकली नेम क्या होता है बच्चों, हेरोइन का केमिकल नेम क्या होता है, डाई एसेटाइल मॉर्फिन। क्या नाम होता है, डाई एसेटाइल मॉर्फिन। मतलब ये मॉर्फिन के एसेटाइलेशन से बनता है, ये मॉर्फिन के एसेटाइलेशन से बनता है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ओपियोइड्स आर एक्सट्रैक्टेड। साइंटिफिक नेम बताना है प्लांट का जिससे ओपियोइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों अफीम का पेड़, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पपावर सोमनीफेरम, पपावर सोमनीफेरम। सिंपल, 3 नंबर पर हो गए आपके पूरे। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेम द पैथोजन विच कॉजेज टाइफॉइड। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पैथोजन होता है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है और कौन से टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं इस डिसीज को। तो बच्चों टाइफॉइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म, टाइफॉइड का बच्चों कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफॉइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म इज सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा टेस्ट से कंफर्म करोगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है बच्चों टाइफॉइड के लिए? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। सिंपल, ये सब हमने अच्छे से कवर किया था और बहुत इजी क्वेश्चन थे, हम आराम से कर लेंगे आंसर, राइट। ओके, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन हेमोजोइन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मोडियम इज रिलीज इन इट्स ब्लड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में हेमोजोइन रिलीज हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में बच्चों हेमोजोइन रिलीज हो रहा है, तो ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? तो अब बच्चों आपको याद होगा हेमोजोइन, हेमोजोइन क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। हेमोजोइन की अगर बच्चा हम बात करें तो हेमोजोइन क्या है? हेमोजोइन है टॉक्सिक सब्सटेंस। हेमोजोइन क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। और जब हमारी आरबीसी बस्ट होती है, जब हमारी आरबीसी बस्ट होगी और ये रिलीज होगा तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? चिल्स एंड फीवर की फॉर्म में। किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? चिल्स और फीवर की फॉर्म में। हीमोजोइन जो कि हीमोग्लोबिन को तोड़ने से बनता है, पर्टिकुलरली हीम को तोड़ने से बनता है, जब आरबीसी बर्स्ट होती है और हेमोजोइन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में चिल्स और फीवर देखने को मिलता है। बहुत क्या होगा? बुखार तेज चढ़ेगा और कपकपी होगी, जो कि मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये तो हो गया आंसर पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा पूछ रहा है रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स। दूसरा पूछ रहा है बच्चों इंटरफेरॉन्स का रोल। तो यार इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर साइटोकाइन बैरियर के पार्ट है बच्चों। इंटरफेरॉन्स की बात करें तो आपको पता है ये साइटोकाइन बैरियर के पार्ट के हैं। साइटोकाइन बैरियर याद है? इननेट इम्यूनिटी का एक बैरियर होता है। आर प्रोटीन्स, इंटरफेरॉन्स आर व्हाट? दीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। बच्चों वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स को रिलीज करती हैं। क्यों करती हैं? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, फॉर एग्जांपल बच्चों ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो ये क्या करेगी? इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगी और ये इंटरफेरॉन्स जाकर नेबरिंग सेल्स पर बाइंड कर जाएंगे। जाकर क्या करेंगे? नेबरिंग सेल्स पर बाइंड कर जाएंगे। क्यों बाइंड कर रहे हैं नेबरिंग सेल्स पर? क्योंकि नेबरिंग सेल्स को अब यहां पर पता चल चुका है कि उसकी नियर बाय सेल वायरस से इन्फेक्टेड है और वो वायरस अब इसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो जैसे ही इंटरफेरॉन्स नेबरिंग सेल्स पर जाकर बाइंड करेंगे उनको सिग्नल मिल जाएगा और वो अपने अंदर एंटीवायरल कंडीशन को मेंटेन कर लेंगे। वो अपने अंदर क्या कर लेंगे? एंटीवायरल कंडीशन को मेंटेन कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे जो कि वायरस के इन्फेक्शन को रोकेंगे ताकि वायरस का फर्दर इन्फेक्शन ना फैल पाए। तो ये होता है इंटरफेरॉन्स का रोल, राइट। नेक्स्ट, write the functions of bone marrow as the primary lymphoid organ and lymph nodes as the secondary lymphoid organ। तो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है बच्चों? बोन मैरो बच्चों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो का रोल पूछ रहे हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की फॉर्म में। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या बनेंगी? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनेंगी। यस, बोन मैरो की बात करें तो आपको याद होगा बोन मैरो को हम मेन लिम्फॉइड ऑर्गन भी बोलते हैं। बोन मैरो को मेन लिम्फॉइड ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों बोलते थे? क्योंकि सारी ब्लड की सेल्स यहीं पर फॉर्म होती हैं, सारी ब्लड सेल्स यहीं पर बनती हैं। ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड हियर। ठीक है, बोन मैरो की बात करें तो इसको मेन लिम्फॉइड ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि सारी की सारी ब्लड सेल्स यहां पर फॉर्म होती है। बट अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की फॉर्म में अगर आंसर करना चाहूं तो बच्चों यहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनती है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स क्या बन रही है? यहां पर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन रही है। पर्टिकुलरली यहां पर बी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। तो बी लिम्फोसाइट्स में जो प्रीफिक्स बी लग रहा है वो बोन मैरो के लिए है। ठीक है, अब बात करें लिम्फ नोड्स को सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्यों बोलते हैं, तो लिम्फ नोड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स है इनको मैच्योर लिम्फोसाइट्स भी बोल सकती हैं।
मैच्योर lymphocytes encounters antigen here and will become effector cells पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? भाई अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो लिम्फ नोड क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट है या फिर जिनको मैच्योर लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं, वो एनकाउंटर करती है एंटीजन्स को, और इफेक्टर सेल्स बन जाती है। इफेक्टर सेल्स का मतलब है अगर बी सेल्स है तो वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके इस एंटीजन को खत्म करेगी। टी सेल्स है तो टी सेल्स में अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करूं तो वो साइटोटॉक्सिन रिलीज करके इसको मार देगी। इस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली लिम्फ नोड जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसका फंक्शन होता है बच्चों फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, और साथ साथ क्या करना करेगा? माइक्रोब को ट्रैप कर लेगा और लिम्फोसाइट से मरवा देगा। तो अगर बात करी जाए लिम्फ नोड्स की तो लिम्फ नोड हमारे लिम्फ का फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है बच्चों? हमारे लिम्फ का फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। और अगर कोई पैथोजन मिल जाएगा तो उसका एनकाउंटर करवाया जाएगा लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ये इसका फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में और में दे रखा है, व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन क्या होती है? स्टेट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इट इंड्यूसेस। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन की बात करें, अ प्रिपरेशन ऑफ inactivated or killed pathogen, live weakened pathogen or antigenic proteins of pathogen। तो वैक्सीन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों वैक्सीन क्या है। तो यार वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, वैक्सीन एक प्रिपरेशन है। उस प्रिपरेशन में क्या होगा? उस प्रिपरेशन में बच्चों इनएक्टिवेटेड यानी किल्ड पैथोजन हो सकता है। उस प्रिपरेशन में बच्चों इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड पैथोजन हो सकता है, या फिर उस प्रिपरेशन में जिंदा वीकेंड पैथोजन हो सकता है, लाइव वीकेंड पैथोजन हो सकता है। तो वैक्सीन एक प्रिपरेशन है जिसके अंदर हमारा या तो एक किल्ड पैथोजन हो सकता है, या फिर एक जिंदा वीकन पैथोजन हो सकता है, या फिर उसके एंटीजेनिक प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो अगर इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और साथ ही साथ इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, इस एनकाउंटर के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम इस पूरे रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, ताकि वो एक इफेक्टिव सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस कर सके। तो यहां पर इम्यून सिस्टम बच्चों एक्टिवेट हो रहा है, तो यहां पर कौन सी इम्यूनिटी देखने को मिल रही है? एक्टिव इम्यूनिटी देखने को मिल रही है। यहां पर बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट हो रही है क्योंकि यहां पर क्रिएट हो रही है मेमोरी, राइट। नेक्स्ट, हाउ डू मोनोसाइट्स एक्ट एज अ सेल्यूलर बैरियर इन ह्यूमंस टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोनोसाइट जो होती है वो सेल्यूलर बैरियर की तरह काम कर रही है ह्यूमंस में इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कैसे? भाई इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर मैं बात करूं बच्चों मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स आर व्हाट? मोनोसाइट्स बच्चों लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। मोनोसाइट्स क्या होती है बच्चों? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, एंड दीज आर फैगोसाइटोस सेल्स। ये क्या है बच्चों? फैगोसिटिक सेल्स। अब फैगोसिटिक सेल्स का मतलब क्या है? फैगोसिटिक सेल्स का मतलब है दे विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है? मोनोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज हैं, दीज आर फैगोसिटिक सेल्स। भाई लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं, उससे क्या फायदा हुआ है? ज्यादा से ज्यादा फैगोसाइटोसिस कर सकती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है बच्चों? पैथोजन को, माइक्रोब को या सेल्यूलर डेब्रिस को ये अपने अंदर ले जाएंगी और लाइसोसोम में ले जाकर उसको किल करके खत्म कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये सेल्यूलर बैरियर का पार्ट है। और सेल्यूलर बैरियर किसका पार्ट है? इनेट इम्यूनिटी का। याद है, इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 बैरियर्स, राइट। देखो, why is the structure of an antibody molecule represented as S2L2? Name any 2 types of antibodies produced in a human body। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं बट दोबारा से कवर कर लेते हैं।
तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर S2L2 क्यों होता है बच्चों? पहले ही बताया था आपको। S2 मीन्स 2 हैवी चेन्स, L2 मीन्स 2 लाइट चेन्स। तो भाई एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बच्चों एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को हम S2L2 इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से ये बना हुआ होता है। 2 टाइप्स की एंटीबॉडी की बात कर लें तो भाई IgA एंटीबॉडी जो कि सिक्रीशंस में होती है बच्चों, जो कि सिक्रीशंस में होती है, लाइक सलाइवा और कोलोस्ट्रम में। उसके अलावा बच्चों IgG एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, राइट। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेम 2 डिसीजेस वॉज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इरेडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो। तो क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों ऐसी कौन सी 2 बीमारियां जिनको हम स्प्रेड को रोक सकते हैं अगर हम एडीज मॉस्किटो को रोक दें, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो की बात करी जा रही है बच्चों। एडीज मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है कई सारी बीमारियों के लिए। पर्टिकुलरली यहां पर मैं 2 बीमारियों की बात करूंगा, डेंगू और चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया की बात कर लो या आप डेंगू की बात कर लो, ये दोनों की दोनों बीमारियों को फैलाता है एडिस मॉस्किटो। तो अगर एडिस मॉस्किटो को हमने यहां पर कर दिया है इरेडिकेट, तो ये बीमारियां भी इरेडिकेट हो जाएंगी। हाउ डू साइटोकाइन बैरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि साइटोकाइन बैरियर किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा। बच्चों साइटोकाइन बैरियर की बात करें, अगर हम बच्चों बात करें साइटोकाइन बैरियर की, तो साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल क्या याद आता है? इंटरफेरॉन्स। साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल क्या आता है बच्चों याद? इंटरफेरॉन्स, जो कि क्या होते हैं? आर प्रोटीन्स। आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। भाई वायरस इन्फेक्टेड सेल अभी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, उसको पता भैया हमारी जिंदगी तो गई, ठाकुर तो गए, लेकिन उसने सोचा है कि मैं अपनी कुर्बानी को ऐसे नहीं जान दूंगा, मैं लोगों की मदद करके जाऊंगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। ये नेबरिंग सेल्स पर बाइंड करेंगे और नेबरिंग सेल्स को पता चल जाएगा क्या कि भाई वायरस इन्फेक्टेड सेल है हमारी नियर बाय। अब ये अपने अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से एंटीवायरल कंडीशन यहां पर आ जाएगी, बेसिकली वायरस इन्फेक्शन यहां पर कम कर दिया जाएगा। तो दिस इज दी साइटोकाइन बैरियर जो कि इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसको देखो, नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग, हाउ इज इट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, राइट द इफेक्ट्स ऑफ हेरोइन ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो 2 चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग, बच्चों हेरोइन ड्रग का सोर्स प्लांट, तो हेरोइन की बात करें तो हेरोइन का सोर्स प्लांट होता है पॉपी प्लांट, इसको हम बोलते हैं अफीम का पेड़। साइंटिफिक नेम हो जाएगा पपावर सोमनीफेरम, पपावर सोमनीफेरम, राइट। कैसे ऑब्टेन करते हैं बच्चों? डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। भाई अगर हीरोइन की बच्चों बात करें, बच्चों अगर मैं बात करूं हीरोइन की, तो यार हीरोइन जो ड्रग है उसको हम बोलते हैं क्या? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। कैसे? क्योंकि ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से फॉर्म होता है। तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से या डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। आप एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन भी लिख सकते हो, बट सिंस इसका नाम होता है, केमिकल नेम होता है डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन, तो इसलिए डाई एसिटाइलेशन कर सकते हैं। ये हो गया ऑब्टेन करने का। इफेक्ट्स क्या है? तो हेरोइन की बात करें, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड इट्स स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। बच्चों हेरोइन की अगर मैं बात करूं, बच्चों अगर मैं हेरोइन की बात करूं तो हेरोइन एक डिप्रेसेंट है। अब डिप्रेसेंट का ये मतलब नहीं है कि डिप्रेस कर देगा, भाई डिप्रेशन में नहीं लेके जा रहा है। कई लोग समझते हैं कि डिप्रेसेंट का मतलब है डिप्रेशन में ले जाएगा, नहीं। हेरोइन डिप्रेसेंट है, मतलब ये हमारी बॉडी को डिप्रेस कर रहा है, शांत कर रहा है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा, बॉडी को काम कर देगा। तो दिस इज द रोल, राइट। डिप्रेसेंट का मतलब बॉडी के रिसेप्टर को डिप्रेस कर रहा है, शांत कर रहा है, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देगा, काम कर देगा बॉडी को, ठीक है। ओके नेक्स्ट, medically it is advised to all young mothers that breastfeeding is the best for their newborn babies. Do you agree? Give reason in support of your answer. तो बच्चों
यंग मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है करने के लिए, क्यों बोला जाता है? तो देखो अब थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर हम याद करें तो इनिशियल जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर हम बात करें जो इनिशियल मिल्क होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। याद है, इनिशियल मिल्क, फर्स्ट येलोइश मिल्क। अब ये कोलेस्ट्रम की अगर बात करें तो इसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं। इसमें क्या होती है बच्चों? आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं। और इन आईजीए एंटीबॉडीज को कौन रिसीव कर रहा है बच्चों? इन्फेंट रिसीव कर रहा है। अब यहां पर इन्फेंट का जो इम्यून सिस्टम है, और यहां पर बच्चों जो इन्फेंट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेटेड नहीं है, बट उसको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है। तो बेसिकली उसको क्या मिल रहा है यहां पर? पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। देखो सिंपल सा आंसर ये है, नॉर्मली अगर हम एक इन्फेंट की बात करें तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर हम बात करें इनिशियल मिल्क की या कोलेस्ट्रम की, फर्स्ट येलोइश मिल्क की, उस कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडीज होती है जो कि मदर बनाती है, और उसको रिसीव करता है इन्फेंट, जिसकी वजह से यहां पर इन्फेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, मतलब उसको पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से यहां पर इन्फेंट को पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये रीजन भी हो गया और ये आंसर भी हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों फर्स्ट 6 मंथ्स इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी बोली जाती है। राइट, चलो नेक्स्ट। निम द कैटेगरी ऑफ डिसीज इन विच रिमोटॉइड अर्थराइटिस इन ह्यूमन इज पुट अंडर। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रिमोटॉइड अर्थराइटिस होती है उसको कौन सी कैटेगरी ऑफ डिसीज में रखा गया है। तो बच्चों रिमोटॉइड अर्थराइटिस की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या है बच्चों? ये है ऑटो इम्यून डिसीज। रिमोटॉइड अर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं तो रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है कि यहां पर इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग, इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग इट्स ओन सेल्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम के पास एक क्वालिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी और रीजन की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी और रीजन की वजह से कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पर अटैक करने लग जाता है, जिसको बोलते हैं व्हाट? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका एग्जांपल है रिमोटॉइड अर्थराइटिस। अगर मैं बात करूं रिमोटॉइड अर्थराइटिस की, अगर मैं बात करूं बच्चों रिमोटॉइड अर्थराइटिस की, तो यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों अटैक कर रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन पर। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है बच्चों? साइनोवियल जॉइंट्स में। ठीक है, तो यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती है, ज्यादा से ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रिएट करती है, राइट, जिससे पेन होता है। और फर्दर कंडीशन में देखा गया है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ क्या करती है? एबनॉर्मल ग्रैनुअल जनरेट करती है, जिनको बोलते हैं पैनस। पैनस क्या करेगा? जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, उसको खा लेता है, जिससे फाइबर टिश्यू ग्रो करता है वहां पर, और पूरा का पूरा जॉइंट इमूवेबल हो सकता है। फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा मैं, कि यहां पर इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक कर रहा है। साइनोवियल मेम्ब्रेन ही साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक होने की वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लम कर गई, स्वेल कर गई, तो ज्यादा से ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करेगी। ये तो इनिशियल सिम्टम है। फर्दर ऑन क्या होगा? यही साइनोवियल मेम्ब्रेन एबनॉर्मल ग्रैनुअल्स पैनस को रिलीज करती है। एबनॉर्मल ग्रैनुअल्स बच्चों पैनस को रिलीज करती है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज जो कि जॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है उसको खा जाता है। अब जगह खाली हुई है हाइलिन कार्टिलेज की, तो वहां पर फाइब्रस टिश्यू ग्रो करता है और वो जॉइंट्स को इमूवेबल कर देता है। ये क्रिटिकल केसेस में देखने को मिलता है आरए में। राइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। Why is there a fear amongst the guardians that their adolescent words may get trapped in drug और alcohol abuse? बच्चों क्यों फियर है गार्जियंस में कि उनका जो बच्चा है वो ड्रग अल्कोहल अब्यूज में चला जाएगा? क्योंकि देखो आपको पता है, अगर हम बात करें ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की, बच्चों अगर हम बात करें ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई एकेडमिक रिकॉर्ड में फॉल हो रहा है, फेलियर्स, तो क्यों एक गार्जियन को लग सकता है कि उनका जो अडोलेसेंट बच्चा है वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में जा सकता है? एकेडमिक रिकॉर्ड में कमी होने की वजह से, फेलियर्स की वजह से, या फिर बच्चों
क्यूरियोसिटी एडवेंचर की वजह से, क्यूरियोसिटी एडवेंचर की वजह से, या फिर एक मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, थग लाइफ आता है टाना ना ना ना, कूल दिखने के लिए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात करी गई है यहाँ पर, बात करी गई है बच्चों एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की, तो ये तो एक आंसर हो गया। बी में पूछ रहा है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में क्या है। तो देखो एडिक्शन वर्ड का मतलब क्या है, एडिक्शन वर्ड का मतलब ये है कि अगर उस बच्चे से उस ड्रग को हम दूर करेंगे, समझ में आ रहा है, एडिक्शन कि इनिशियली उसने क्यूरियोसिटी और एडवेंचर की वजह से, इनिशियली उसने क्यूरियोसिटी और एडवेंचर के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू किया था, इनिशियली उसने क्यूरियोसिटी और एडवेंचर के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो एडिक्टेड हो चुका है, उसको चाहिए ही चाहिए, एडिक्शन एडिक्टमेंट आ गई है। बात करें डिपेंडेंस की, बात करें डिपेंडेंस की, तो डिपेंडेंस का मतलब पता क्या होता है कि अगर हम इन ड्रग्स को दूर करेंगे, अगर हम इन ड्रग्स को बच्चे से दूर करेंगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इन ड्रग्स को बच्चे से दूर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक शेकीनेस, एंजाइटी, नोजिया, ये सब चीजें, राइट। तो एडिक्शन का मतलब ये है कि अब उसको ड्रग चाहिए ही चाहिए, उसको चाहिए चाहिए मतलब उसको आदत लग चुकी है, थोड़ा सा ही चाहिए लेकिन चाहिए चाहिए। डिपेंडेंस का मतलब है कि अगर हमने ड्रग्स को बच्चे से दूर करा, डिपेंडेंस का मतलब अगर हमने ड्रग्स को बच्चे से दूर करा तो उसकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, विड्रॉल सिम्टम्स में शेकीनेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, कपकपी, समझ में आया, एंजाइटी, नोजिया, एक्सट्रीम स्वेटिंग, बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, नेम द ग्रुप ऑफ सेल्स द HIV एंटर्स आफ्टर गेटिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी, what happens in these cells and what are these cells subsequently referred to as, name the next group of cells that HIV attacks from here, name the group of cells that HIV enters after getting into human body। बच्चों HIV इनिशियली किस में एंटर करता है, HIV इनिशियली एंटर्स किसमें, मैक्रोफेजेस में, इसमें इनिशियली एंटर करता है बच्चों, मैक्रोफेजेस में। तो HIV बच्चों सबसे पहले, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सबसे पहले मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, क्यों, क्योंकि उसे अपनी आर्मी बिल्ड करनी है, उसे नए नए वायरसेस जनरेट करने हैं, तो यहाँ पर वो कंटिन्यूसली नए नए वायरसेस को जनरेट करता चला जाएगा। तो मैक्रोफेजेस से कंटिन्यूसली नए नए वायरसेस जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको HIV की फैक्ट्री भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, HIV की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया दूसरे का आंसर। इसके बाद कौन सी सेल्स को अटैक करेगा, अब यहाँ से जो नए वायरसेस जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से जो नए वायरसेस जनरेट हो रहे हैं बच्चों, दे विल अटैक टी हेल्पर सेल्स, ये अटैक करेंगे टी हेल्पर सेल्स पे, और टी हेल्पर सेल्स का जो नॉर्मल काउंट होता है 1200 पर मिलीमीटर क्यूब, उसको ये ले जाएंगे लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब। तो इम्यून सिस्टम की ब्रांच की जो सेल्स है टी हेल्पर सेल्स, उसका काउंट गिरेगा, अक्वायर्ड इम्यूनिटी गिरेगी, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब एड्स होना शुरू हो जाएगा। तो HIV इनिशियली मैक्रोफेजेस में अपने नंबर को बढ़ाता है, अब सिंस कंटिन्यूसली HIV बनते जा रहे हैं मैक्रोफेजेस थे, तो उसको HIV फैक्ट्री बोलते हैं। और यहाँ पर जो नए वायरसेस यानी नो HIV जो जनरेट होते हैं, वो फिर फर्दर अटैक करते हैं टी हेल्पर सेल्स को और उसके काउंट को गिरा देते हैं, और यहीं से इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। यहीं से क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है, राइट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम अ ह्यूमन डिसीज, इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स एनी थ्री, एंड वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीकल मैटर। तो देखो सिंपल सी बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है, बट उसका वेक्टर भी होना चाहिए। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलने वाली बीमारी जिसका वेक्टर भी हो, तो मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चों अमोइबिक डिससेनिटरी, अमोइबिक डिससेनिटरी। अमोइबिक डिससेनिटरी का मतलब है अमोइबियासिस की बात कर रहा हूँ, अमोइबिक डिससेनिटरी का मतलब बच्चों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमोइबियासिस की, ठीक है। तो अब कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, अब कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होना है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक प्रोटोजोन जिसको हम बोलते हैं एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, क्या नाम है बच्चों, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, राइट। वेक्टर, वैसे वेक्टर तो नहीं, पर्टिकुलरली मैकेनिकल कैरियर होता है, वेक्टर तो नहीं बच्चों, पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, मैकेनिकल कैरियर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई इस बीमारी को फैलवा सकती है, ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। फर्दर ऑन बात करते हैं।
तो हमने कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली, वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है, पर्टिकुलरली ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, यस एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प साथ में लिख लो, अलग अलग लिख लो। अदर देन दैट बच्चों, stools with excess mucus and blood clots। अदर देन दैट जो स्टूल होगा उसमें काफी ज्यादा म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलेंगे। भाई एक तो एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स के साथ स्टूल की बात करें, फीकल मैटर की बात करें तो उसमें एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। ओके अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। It is generally observed that the children who had suffered from chickenpox in their childhood may not contract the same disease in their adulthood. Explain giving reasons the basis of such an immunity in an individual. Name this kind of immunity. तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो रहा है तो उसको दोबारा एडल्टहुड में चिकन पॉक्स नहीं होता, इसका रीजन क्या है। तो बच्चों इसका सिंपल सा रीजन है एक्टिव इम्यूनिटी। इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी। भाई चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, बच्चे को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ, तो उस इन्फेक्शन के दौरान एनकाउंटर हुआ पैथोजन से, ठीक है, और इस पूरे एनकाउंटर की मेमोरी क्रिएट हुई कि नहीं हुई। अब जब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा सेम चिकन पॉक्स के पैथोजन से, यानी वेरिसेला जोस्टर वायरस से जब सेम एनकाउंटर होगा तो हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की पूरी मेमोरी है, तो हम एक हाई इंटेंसिटी का सेकेंडरी और एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इसी रीजन की वजह से उसको नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी के पास क्या है बच्चों, मेमोरी है किसकी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की, मेमोरी है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की। अब अगर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा, अब अगर बच्चों सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होगा सेम पैथोजन से, तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में हाई इंटेंसिटी का, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में हाई इंटेंसिटी का सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, राइट। व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, मेंशन देयर रोल। बच्चों ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंटरफेरॉन्स की बात करें तो इंटरफेरॉन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, और नेबरिंग सेल्स में एंटीवायरल कंडीशन को क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये वायरल इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। इसके बारे में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके नेक्स्ट, मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एन एंटीबॉडी एंड नेम द टाइप ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चों केमिकल नेचर क्या है एंटीबॉडी का, देखो एंटीबॉडीज को हम प्रोटीन्स बोलते हैं, एंटीबॉडीज को हम प्रोटीन्स बोलते हैं। अगर और आप डिटेल में जाओगे तो एंटीबॉडीज को पर्टिकुलरली बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये तो इनका केमिकल नेचर हो गया। कौन सी सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं, तो बच्चों इनको प्रोड्यूस करती हैं बी लिम्फोसाइट्स, इनको बच्चों प्रोड्यूस करेंगी बी लिम्फोसाइट्स। डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यस, तो देखो इसका सिंपल सा ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बोल रही है। देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहां पर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या पूछा गया है कि एंटीबॉडी के बेसिस पे बताना है। तो देखो सिंपल सा आंसर क्या है, एक तरफ ले लेते हैं एक्टिव, एक तरफ ले लेते हैं पैसिव। देखो यहां पर हम बोलेंगे होस्ट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें बच्चों, में अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो खुद प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। वहीं पैसिव इम्यूनिटी में हम बात करें तो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज।
पॉइंट समझ में आ रहा है? पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो पैसिव इम्यूनिटी में बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जा रही है, बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जा रही है, तो क्या होस्ट का इम्यून सिस्टम यहां पर एंटीबॉडीज बना रहा है? नहीं बना रहा है। ये डिफरेंस है। होस्ट इम्यून सिस्टम इज नॉट मेकिंग एंटीबॉडीज, तो यहां पर होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को नहीं बना रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज के बेसिस पर, राइट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड द स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग देम। तो बच्चों अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज की बात हो रही है, मतलब यहां पर पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। तो यार अक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चा दो तरीके की होती है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और बच्चा दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी बच्चों और एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है? बी लिम्फोसाइट्स। एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है? टी लिम्फोसाइट। तो देखो अब सिंपल सी बात को समझते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल वर्ड कहां से आया? फ्लूइड से आया। ह्यूमरल मतलब फ्लूइड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स जो कि प्लाज्मा में देखने को मिलती है, 90 से 92% वाटर है, वो क्या होते हैं? वो एंटीबॉडीज होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज की मदद से, बच्चों बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज की मदद से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऐसी इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड में होती है वो एंटीबॉडीज। तो बात करी जाए टी लिम्फोसाइट्स, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे भाई? टी हेल्पर सेल्स है, ये बी सेल्स को और टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, कहेंगे पैथोजन है मार के खत्म करो। वहीं बात करें बच्चों साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, तो ये क्या करेंगी? साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके वायरस इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल्स को मार के खत्म कर देंगी। सिंपल। नेक्स्ट, राइट द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड अमोइबियासिस। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है बच्चों अमोइबियासिस के और निमोनिया के सिम्टम्स को लिखो ए में। तो लिख लेते हैं भाई थोड़ा सा, निमोनिया की बात कर लेते हैं। तो बच्चों निमोनिया में फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। निमोनिया में फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक देखने को मिलता है। उसके अलावा बच्चों एल्वेलाई में क्या है? फिल्ड विद फ्लूइड। एल्वेलाई इज फिल्ड विद फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट? ये चीजें देखने को मिल जाएगी आपको कि फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक है और एल्वेलाई में फ्लूइड भर गया तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। अमोइबियासिस की बात कर ले। अमोइबियासिस की बात करें तो बच्चों एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clots. yes, अमोइबियासिस में एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, मरोड़ वगैरह होगा, दर्द होगा। स्टूल्स में एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने आपको पहले बताया था। अमोइबिक डिससिनेटरी बोलते हैं, डिससिनेटरी मतलब लूज मोशंस विद ब्लड, लूज मोशंस विद ब्लड, तो ये देखने को मिलता है। मेंशन देयर मोड ऑफ स्प्रेड इन अ पॉपुलेशन। अब बच्चों किस तरीके से पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकते हैं? तो ये तो एक आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं बी की। निमोनिया की बात करें बच्चों, निमोनिया किसके थ्रू? एरोसोल्स के थ्रू, बाय इनहेलिंग एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। बच्चों अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है या छींक रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है या फिर छींक रहा है, तो उसके एरोसोल्स यानी ड्रॉपलेट्स हवा में आएंगे, उसको अगर हमने इनहेल कर लिया तो हमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा। अमोइबियासिस की बात करें तो अमोइबियासिस बच्चों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है कि नहीं फैलता? बिल्कुल। और साथ में इसका एक कैरियर भी होता है, तो हाउस फ्लाई के थ्रू भी ये फैल सकता है, राइट?
तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैल सकता है और हाउस फ्लाई के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है, राइट। अब एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखो। हाउ डू नॉर्मल सेल्स बिकम कैंसरस? बच्चों नॉर्मल सेल्स कैसे कैंसरस बन सकती है? तो आपको पता है बच्चों, नॉर्मल सेल्स की बात करें तो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अगर नॉर्मल सेल्स की बच्चों बात करूं, अगर मैं बच्चों नॉर्मल सेल्स की बात करूं, तो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। नॉर्मल सेल्स की बात करूं तो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ नॉर्मल सेल्स के पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ बच्चों नॉर्मल सेल्स के पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या है कि नेबरिंग सेल्स एक दूसरे का एक्सट्रीम डिवीजन या अनकंट्रोल डिवीजन रोकती है। मतलब बेसिकली अगर एक पेट्री डिश में हमने एक सेल को ले लिया, यहां पर मैंने एक सेल को ले लिया, अब ये सेल जब डिवाइड करेगी तो देखो क्या होगा, इस तरीके से फैलेगी। अब इसके बाद ये सिंगल लेयर के बाद ये लोग फैलेंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे का अनकंट्रोल डिवीजन को रोक रही है। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है, नेबरिंग सेल्स कॉन्टैक्ट में रहकर एक दूसरे के अनकंट्रोल डिवीजन को रोकती है। तो ये तो नॉर्मल सेल्स के पास प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कि सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो कि हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड प्रोसेस है, या फिर कॉन्टैक्ट इनिबिशन की जो प्रॉपर्टी है, अगर नॉर्मल सेल्स बच्चों इन दोनों प्रॉपर्टी को खो दे, अगर नॉर्मल सेल्स बच्चों इन दोनों प्रॉपर्टी को खो दे तो वो कैंसरस सेल बन जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब बी में कह रहा है कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली अगर उसे हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर ले, राइट। हाउ डू दी फॉलोइंग हेल्प इन डिटेक्टिंग कैंसर? बच्चों कैंसर को डिटेक्ट करने में कैसे मदद करते हैं? तो देखो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी दे रखा है। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब समझ रहे हो आप? हिस्टो मतलब टिश्यू, हिस्टो मतलब टिश्यू, और टिश्यू की पैथोलॉजिकल कंडीशन की टिश्यू में क्या चेंजेस हैं। तो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी का मोड ऑलमोस्ट सिमिलर है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी का मोड ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लो। अगर मैं बात करूं बायोप्सी की, इसमें हम क्या करते हैं, आप पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू लेंगे, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू को लिया बच्चों, कट करा थिन सेक्शन में, कट इनटू थिन सेक्शंस, ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो अगर बायोप्सी की बात करूं या हिस्टोपैथोलॉजी की बात करूं, दोनों का मोड ऑफ सिमिलर है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, सबसे पहले जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है बच्चों, उसका हम पीस लेंगे और उसको थिन सेक्शन में कट करेंगे। उसको क्या करेंगे, थिन सेक्शन में कट करेंगे, और स्टेन करने के बाद, उसको हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। स्टेन करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल कंडीशन कि टिश्यू के अंदर कुछ चेंजेस हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, मल्टी लेयर्ड की फॉर्म में टिश्यू है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैंसर है या फिर नहीं है। फिर दे रखा है बच्चों एमआरआई को, फिर दे रखा है बच्चों एमआरआई को। तो यार एमआरआई की अगर मैं बात करूं, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की अगर मैं बात करूं यानी बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करा जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करा जाएगा टू डिटेक्ट व्हाट, टू डिटेक्ट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। यस, तो बात करी जाए बच्चों एमआरआई की, तो एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करती है ताकि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंज लिविंग टिश्यू में पता लगाया जा सके। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है जी। उसके बाद बच्चा सी को देख लेते हैं।
नेम टू मेथड्स दैट कैन पॉसिबली क्योर कैंसर। बच्चों रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, इसमें हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। भाई मेथड्स, कौन से मेथड ठीक कर सकते हैं कैंसर को, रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, जिसमें हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी रेडिएशन से इरेडिएट करवाएंगे कैंसर सेल को और सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दूसरा है बच्चों कीमोथेरेपी। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, कीमोथेरेपी केमिकल का इस्तेमाल करके, लाइक याद है विनब्लास्टिन, लाइक याद है विनब्लास्टिन ड्रग, जो कि ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को ठीक करने में इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम अल्फा इंटरफेरॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर का इस्तेमाल करके इम्यून सिस्टम से कैंसर सेल्स को उड़वा सकते हैं, सर्जरी से डायरेक्टली रिमूव करवा सकते हैं कैंसर को। तो चारों मेथड्स को आप मेंशन कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट, list two diseases that spread through inhaling droplets or aerosols, write one prominent symptoms for each one of them। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के थ्रू फैलती है। तो बच्चों बाय इनहेलिंग एरोसोल्स, बाय इनहेलिंग एरोसोल्स और ड्रॉपलेट से कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। तो मेरे को तो दो दिमाग में नाम याद आ रहे हैं, एक तो भैया है निमोनिया और दूसरा है कॉमन कोल्ड। ये दोनों बीमारियां बच्चों ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के थ्रू फैल सकती हैं, राइट। क्लियर है बात। राइट वन प्रोमिनेंट सिम्टम्स फॉर ईच वन ऑफ देम। भाई निमोनिया की अगर हम बात करें तो निमोनिया में बच्चों फीवर, चिल्स, कफ एटसेट्रा ये सब देखने को मिल सकता है। कॉमन कोल्ड की ये बात करें तो रनिंग नोज, होर्सनेस, यस, उसके अलावा नेजल कंजेशन, ये सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, कॉमन कोल्ड में रनिंग नोज, हॉर्सनेस ये सब, नेजल कंजेशन ये सब देखने को मिल सकता है। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक ये सब निमोनिया में देखने को मिल सकता है, राइट। ओके, फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट 4 इंजर्ड पर्सन्स वर ब्रॉट टू अ नियर बाय क्लिनिक। बच्चों रोड एक्सीडेंट हो रहा है और इंजर्ड पर्सन को हम नियर बाय क्लिनिक में ला रहे हैं। द डॉक्टर इमीडिएटली इंजेक्टेड देम विद टेटनस एंटीटॉक्सिन। डॉक्टर ने उनको टेटनस एंटीटॉक्सिन दिया तुरंत। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो बच्चों टेटनस एंटीटॉक्सिन इज बेसिकली व्हाट, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। यस, टिटनस एंटीटॉक्सिन में क्या है, उसमें एंटीबॉडीज हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज को डाला गया है ताकि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई को मारा जा सके, राइट। तो पहले का आंसर तो ये हो गया बी। वाई वर द इंजर्ड इमीडिएटली इंजेक्टेड विद एंटीटॉक्सिन्स, क्योंकि यहां पर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। भाई टिटनस की बात करें बच्चों, लॉक जॉ कंडीशन आ जाती है टिटनस में, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लॉक जॉ कर देता है, इसको लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस डेडली माइक्रोब है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है यहाँ पर, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है यहाँ पर वो डेडली माइक्रोब है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो कि कैंसर को कॉज करता है वो यहाँ पर डेडली माइक्रोब है। तो ऐसे माइक्रोब्स के केसेस में क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इमीडिएटली उनको एंटीटॉक्सिन दिया गया है। नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी विद दिस इंजेक्टेड प्रोवाइडेड। बच्चों कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है, पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर इंजर्ड पर्सन को, बच्चों यहाँ पर इंजर्ड पर्सन को पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है इम्यून सिस्टम उनका एक्टिव नहीं हुआ है, उनको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिली है, राइट। तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर और दे रखा है बच्चों। स्टडी द डायग्राम शोविंग द एंट्री ऑफ एचआईवी इनटू ह्यूमन बॉडी एंड द प्रोसेस दैट आर फॉलोड। तो बच्चों यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी दे रखा है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द ह्यूमन सेल ए एचआईवी एंटर्स इनटू। तो ए क्या है, कौन सी ह्यूमन सेल में एंटर करेगा। तो बच्चों इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, मैक्रोफेजेस में, बिकॉज दे विल बिहेव लाइक एचआईवी फैक्ट्री। बी क्या कह रहा है, मेंशन द जेनेटिक मटेरियल बी एचआईवी रिलीज इनटू द सेल। बच्चों एचआईवी के पास कौन सा मटेरियल होता है, यानी कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। सर एचआईवी को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। एचआईवी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एचआईवी को हम बच्चा बोलते हैं रेट्रो वायरस। और रेट्रोवायरस के पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। रेट्रोवायरस के पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो बी क्या है यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए।
याद है रेट्रोवायरस का मतलब बताया था किसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। सी आइडेंटिफाई एंजाइम सी। बच्चों इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एचआईवी के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसकी मदद से ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। जिसकी मदद से क्या करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। तो बच्चों विद दिस हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपने वन शॉट पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं लास्ट में बस एक बात यही बोलना चाहूंगा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुत लेट तो नहीं हो गए हैं इस तैयारी के लिए। तो देखो ये जो हमने एक हफ्ते का आपके लिए प्लान बनाया अच्छे से, इससे आपकी सारी दुविधा दूर हो सकती है। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात को समझना, जीत या हार ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। जीत या हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत या हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार हो जाएगी, अगर ठान लोगे तो जीत हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।